हुआ। सदियों से बेरहम तुर्कों के क्रूर शासन और अधीन एवं अपने दुर्भाग्य पर आठ आठ आंसू बहाती हुई हिंदू जनता को महाराज विक्रमादित्य हेमचंद्र के सिंहासन रूढ़ होने पर सहसा विश्वास ही नहीं हुआ। उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा जब दिल्ली पर पुनः हिंदू राजा का शासन होगा। घर घर शंख घड़ियाल और नगाड़े बजने लगे। हजारों की संख्या में हिंदू जनता दूर दूर तक चलकर दिल्ली पहुंचने लगी। दिल्ली की गलियां, चौक, यमुना जी का तट और समस्त जन स्थल इन नागरिकों से परिपूर्ण हो गया। महाराजा विक्रमादित्य हेमचंद्र की जय जय कार से पूरी दिल्ली गूंजने लगी। सुहागन स्त्रियां के झुंड मंगल गीत गाते हुए मंदिरों की तरफ जाते हुए दिखाई देने लगी। सैकड़ों साल से सुनसान पड़े मंदिरों में फिर से दीपक जलने लगी और आरतियां होने लगी। मंदिरों के शिखरों पर केसरिया ध्वज लहराने लगी। आपको बताते चलें कि उस समय जजिया कर का प्रचलन था। अगर शेरशाह सूरी जिंदा होता तो शायद यह जजिया कर समाप्त भी हो सकता था। घर घर बेतपाट होने लगे तथा द्वार द्वार पर गौ माता की पूजा आरंभ हो गई। चावल के आटे से चौक पूरे गए और केले के पत्तों से तोरण सजाए गए। घरों के आंगन यज्ञों की वेदी से उठने वाली सुस्वादिष्ट धर्म से अपलुत हो गए। जब से महाराज हेमचंद्र दिल्ली के राजा हुए, यमुना के तट देश भर के तीर्थ यात्रियों से पट गया। दूर दूर तक आने वाले हजारों श्रद्धालु रात्रि में इकट्ठे होकर यमुना जी का आरती उतरवाते हैं। वस्तुतः हिंदू जनता का यह स्वर पूरे 365 साल बाद प्रकट हुआ था। अब तक महाराजा विक्रमादित्य दिल्ली के अधीश्वर हुए तो देशवासियों का उत्साह विशाल झरने की भांति फूट पड़ा। महाराजा हेमचंद्र के अफगान और तुर्क सैनिकों हिंदू जनता के इस उत्साह को आश्चर्य और कौतूहल से देखते थे। ऐसा नहीं था कि जन सामान्य देश में चारों तरफ रक्तपात और लूटमार करती हुई सिकंदर सूर, इब्राहिम खां, इस्लाम शाह, आदिल शाह और बैरम खां की सेनाओं को भूल गया था। जनता पूरी तरह शंकित और भयभीत थी कि कहीं महाराजा विक्रमादित्य हेमचंद्र 4 दिन की चांदनी सिद्ध न हो। वस्तुतः यह भय और आशंका ही जन सामान्य के बड़ी संख्या में उमड़ पड़ने का कारण था। जनता चाहती थी कि जब तक महाराजा विक्रमादित्य हेमचंद्र दिल्ली के तख्त पर हैं तब तक ही सही कुछ धर्म कर्म पूर्ण लाभ अर्जित कर लिया जाए। उन दिनों उत्तरी भारत के समस्त बादशाह और सेनापति हेमू के नाम से थर्राते थे। इब्राहिम खासूर के सैनिक को यदि स्वप्न में भी हेमू के सिपाही दिख जाते तो वे सैया त्याग कर खड़े हो जाते। बंगाल का शासक मोहम्मद शाह तो उस दिशा में पैर करके भी नहीं सोता था जिस दिशा में हेमू की सेना के स्थित होने के समाचार होते थे। आगरा का सूबेदार इस्कंदर खां उज्बेक, दिल्ली के सूबेदार तारदी बेग खां और संभल का सूबेदार अली कुली खां हेमू की सेना का नाम सुनते नहीं भाग छूटे थे। उस समय समूची उत्तर भारत में केवल बैरम खां अकेला ही सेनापति था जो हेमू से दो हाथ करने की तमन्ना दिल में लिए घूमता था। वह जानता था कि एक ना एक दिन बैरम खां और हेमू एक दूसरे से सामने होंगे। वह अवसर शीघ्र ही उपस्थित हुआ। जब आगरा और दिल्ली के पतन के समाचार मिले तो अकबर के अमीरों ने अकबर को सलाह दी कि हिंदुस्तान की ओर से ध्यान हटका कर अपनी सारी ताकत काबुल पर केंद्रित कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय मुगल सेना में केवल 20,000 सैनिक हैं और हेमू 1 लाख सैनिकों की ताकत का स्वामी है। उसके पास इस समय धरती भर की सबसे बड़ी हस्ती सेना है और धरती भर का सबसे बड़ा तोप खाना है। अकबर अपने अमीरों से सलाह से सहमत हो गया। उसने आदेश दिया कि सेना को दिल्ली की ओर बढ़ाने के बजाय काबुल की ओर कूच किया जाए। बैरम खान ने अकबर को समझाया कि भले ही हमारे पास 20,000 सैनिक हैं और शत्रु के पास 1 लाख सैनिक है, किंतु बाबर और हुमायूं भी तो इन्हीं परिस्थितियों में लड़ते और जीतते आए थे। भले ही हेमू के पास 1 लाख सैनिक और 30,000 हाथी हैं, किंतु हेमू की असली ताकत उसके तोपखाने में बसती। यदि किसी तरह उससे तोपखाना छीन लिया जाए तो उसे आसानी से परास्त किया जा सकता है। इस पर अकबर काबुल लौट चलने के बजाय दिल्ली की ओर बढ़ने के लिए राजी हो गया। अकबर की सहमति पाकर बैरम खान दिल्ली की ओर बढ़ा।
सॉरी दोस्तों, आपको बीच में एक जगह मैं रोकना चाहूँगा। 1500 की जगह पर मैं 1900 बोल दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हुमायूं जब दोबारा वापसी किया शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, तो 15 मई 1555 ईस्वी को यह सतलुज नदी के किनारे हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां एवं ततार खां के बीच में हुआ। इसमें हुमायूं की जीत हुई। अब मुगलों का अधिकार पंजाब पर हो चुका था और यह युद्ध उसके लिए निर्णायक युद्ध था, क्योंकि उसी समय राणा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था, जहाँ पर उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम उपस्थित थी। अब करो या मरो की स्थिति हुमायूं के सामने खड़ा था। यह युद्ध 1555 22 जून को सरहिंद का युद्ध अफगानों के नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां द्वारा किया गया था। सरहिंद के युद्ध के विजय के बाद भारत के सिंहासन पर एक बार पुनः मुगलों का स्थान स्थापित हो गया था। 23 जुलाई 1555 को हुमायूं पुनः दिल्ली के तख्त पर बैठ चुका था, मगर 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली के किले दिन पनाह के शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया गया। अतः अब सारा जिम्मेदारी बैरम खां के हाथों में थी, क्योंकि अकबर उन्हीं के संरक्षण में था। इधर हुमायूं की मौत की खबर चुनार में पहुंची। हेमू उस समय बंगाल में था। उसको तुरंत चुनार लौटने और दिल्ली कूच करने का हुक्म दिया गया। हेमू पठान सैनिकों को जुटाकर एक बड़ी फौज लेकर निकला। इसके बाद दिल्ली के तख्त के 3 दावेदार दिल्ली की तरफ बढ़े। हालांकि सिकंदर शाह इस दौड़ में पिछड़ गया। इस बीच 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में 14 वर्षीय अकबर का राज्याभिषेक हो चुका था, लेकिन उसके लिए भी दिल्ली हासिल करना इतना आसान न था। हेमू की फौजों ने बयाना, कालपी, इटावा, संभल और फिर आगरा से मुगल सेनाओं को खदेड़ दिया। तर्दी खां बेग दिल्ली में अकबर का गवर्नर था। उसकी सेनाओं ने तुगलकाबाद के नज़दीक हेमू का मुकाबला करने का फैसला किया। इधर अकबर और बैरम खां जालंधर के निकट सिकंदर शाह की फौजों में उलझे हुए थे। इतिहासकार बदायूं के मुताबिक हेमू की फौजों में 50,000 घुड़सवार, 1,000 हाथी, 51 बड़ी और 400 छोटी तोप शामिल थी। अभी तक हेमू के सितारे बुलंदी पर थे। दिल्ली फतह करके हेमू ने जालंधर की तरफ जाने का फैसला किया, जहां अकबर सिकंदर शाह के साथ जंग में फंसा था, लेकिन समय हमेशा एक सा नहीं रहता। तुगलकाबाद की जंग में हेमू की जीत की खबर सुनकर अकबर ने दिल्ली लौटने का फैसला किया। सिकंदर शाह से फिर भी निपटा जा सकता था, लेकिन दिल्ली हाथ से निकलने का मतलब हिंदुस्तान की हुकूमत एक बार फिर खो देना था। अकबर ने अली कुली खां साहिबानी के नेतृत्व में 10,000 घुड़सवारों का एक दस्ता दिल्ली की तरफ पहले से ही रवाना कर दिया। रास्ते में इस टुकड़ी का सामना हेमू से सैनिकों से हुआ। दरअसल यह सैनिक तोपखाना लेकर जालंधर की तरफ जा रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम थी। कुली खां साहिबानी ने हेमू का तोपखाना लूट लिया। युद्ध नीति के लिहाज से यह हेमू की भयंकर भूल साबित हुई, लेकिन यह आखिरी भूल न थी। हेमू दिल्ली से जालंधर की तरफ बढ़ रहा था, जबकि अकबर के फौजें दिल्ली की तरफ। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के नज़दीक दोनों फौजों का आमना सामना हुआ। हालांकि अकबर और बैरम खां मैदान जंग में नहीं थे। बैरम खां ने तय किया दोनों युद्ध भूमि से 8 मील पीछे रहेंगे। योजना बनी, अगर मुगल से फौजों की हार हुई तो बैरम अकबर को लेकर काबुल की तरफ भाग जाएगा। इधर इसके बाद कभी मौका लगा तो वापस दिल्ली लौटेगा।